Namaste सभी को. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel we discuss books. Today we have Nirmala by मुंशी प्रेमचंद. जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां किसी इंसान का महज वजूद ही उन लोगों के लिए खतरा बन जाए जिन्हें असल में उसकी रक्षा करनी चाहिए. ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है. बिल्कुल. और ये सब इसलिए नहीं कि उस इंसान ने कोई गलती की है, बल्कि महज उसकी उम्र के कारण. सही कहा. अक्सर जब 1920 के दशक के भारतीय साहित्य की बात होती है तो दिमाग में सीधा एक ब्लैक एंड व्हाइट इतिहास का पन्ना खुल जाता है ना. एकदम सही. लेकिन आज जिस कहानी की गहराई में हम उतरने वाले हैं वो इतिहास का कोई सूखा पन्ना नहीं है. बिल्कुल नहीं. ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो दिखाती है कि कैसे सम्मान और परंपरा के नाम पर थोपे गए रिश्ते एक पूरे परिवार को अंदर ही अंदर सड़ा सकते हैं. ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि जब मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है तो अक्सर एक धारणा बन जाती है. हाँ, धारणा यही बनती है कि चर्चा सिर्फ गांव, किसान या जमींदारी प्रथा पर ही होगी. सही बात है. लोगों को लगता है कि बस वही उनका दायरा था. लेकिन निर्मला उन सब से बहुत अलग है. मतलब ये कहानी घर की चार दीवारी के भीतर रची गई एक खामोश त्रासदी है. तो एक खामोश त्रासदी, ये शब्द बहुत सटीक है. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दहेज प्रथा पर एक साधारण भाषण नहीं है. ये एक बेहद कड़वा विश्लेषण है कि कैसे एक बेमेल विवाह, जहां उम्र, समझ और उम्मीदों का कोई तालमेल ही नहीं होता. बिल्कुल, कैसे वो विवाह एक हंसते खेलते मध्यवर्गीय परिवार को संदेह और घुटन के नर्क में धकेल देता है. तो इस नर्क की शुरुआत कैसे होती है, ये समझना सबसे जरूरी है. हाँ, कहानी की नींव समझना बहुत आवश्यक है. क्योंकि जब तक हम उस नींव को नहीं समझेंगे तब तक उस पर खड़ी त्रासदी की इमारत समझ में नहीं आएगी. बिल्कुल सही कहा आपने. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. कहानी का मुख्य केंद्र 15 साल की एक युवा लड़की है, निर्मला. पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है और जो शादी पहले तय हुई थी वो टूट जाती है क्योंकि अब परिवार दहेज नहीं दे सकता. हाँ. ऐसे में समाज और आर्थिक मजबूरियों का दबाव क्या करवाता है? बहुत ही दुखद समझौता करवाता है. निर्मला की शादी मुंशी तोताराम से कर दी जाती है. मुंशी तोताराम जो एक उम्रदास विधुर हैं और जिनकी उम्र निर्मला के पिता के बराबर है. बाप रे, ये सोचकर ही अजीब लगता है. और यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है. देखिए, ये कोई साधारण विवाह नहीं है. हाँ, मतलब ये एक तरह का सौदा ही लगता है. इसे अगर बिना किसी लाग लपेट के कहा जाए तो ये एक सौदा ही है. निर्मला की माँ के लिए ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने का रास्ता है, क्योंकि उन्हें बिना दहेज दिए एक खाता पीता घर मिल गया है. हाँ, है ना? बिल्कुल. और दूसरी तरफ मुंशी तोताराम के लिए ये अपनी ढलती उम्र में एक युवा और सुंदर पत्नी पाकर समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है. मतलब शुरुआत से ही ये रिश्ता प्यार या साथ निभाने की भावना पर तो टिका ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सिर्फ स्वार्थ और मजबूरी पर टिका है. मुझे यहाँ एक बात को लेके थोड़े उलझन होती है. अगर हम उस दौर के समाज की नजर से देखें, हाँ, समाज की नजर से, तो मुंशी तोताराम तो एक तरह से निर्मला के परिवार को बचा रहे हैं ना. वो बिना दहेज के एक बेसहारा लड़की को अपना रहे हैं. समाज की नजरों में तो वो एक महान रक्षक ही हैं. तो फिर वो खलनायक कैसे बन जाते हैं? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यक्ति खुद को एक मसीहा के रूप में देख रहा होगा, वो अचानक से इतना कड़वा और शक्की कैसे हो जाता है? यही तो प्रेमचंद की लेखनी का सबसे धारदार पहलू है. तोताराम कोई पारंपरिक खलनायक नहीं है जो शुरुआत से ही कोई साजिश रच रहा हो. अच्छा, तो फिर क्या है? वो असल में अपनी ही असुरक्षाओं का शिकार है. देखिए, जब शादी के बाद मेहमान चले जाते हैं और दरवाजे बंद होते हैं, तब असलियत सामने आती है. बंद दरवाजों के पीछे का सच. हाँ, तोताराम को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो एक 15 साल की ऊर्जावान लड़की का साथी नहीं बन सकता. ये तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा होगा. बिल्कुल. और वो अपनी इस कमी को छिपाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है. जैसे कि किस तरह की हरकतें? जैसे जवानी का दिखावा करना, अपने बालों को रंगना,
और खुद को बहुत चुस्त दिखाना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है ना? लेकिन एक इंसान कब तक नाटक कर सकता है? ज्यादा दिन तक तो नहीं, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी ही। सही कहा। जब वो अंदर से थका हुआ महसूस करता है और देखता है कि निर्मला की स्वाभाविक युवा ऊर्जा उसके बस के बाहर है, तो वो कुंठा जन्म लेती है। बिल्कुल, कुंठा और चिड़चिड़ापन। ये बहुत ही डरावना सच है। इसका मतलब ये है कि उसकी असुरक्षा ही उसके हर कदम को तय कर रही है। एकदम सही। अगर इसे एक उपमा के जरिए समझा जाए तो ये तोताराम का शक किसी ऑटो इम्यून डिजीज की तरह लगता है। अरे वाह, ऑटो इम्यून डिजीज, ये उपमा बहुत दिलचस्प है। कैसे? जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम उसे बीमारियों से बचाने के लिए होता है। हाँ, उसका काम तो रक्षा करना है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो वो शरीर की ही अच्छी कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तोताराम का ये सम्मान और मर्दानगी बचाने का जो दिखावा है, वो धीरे धीरे उसी के परिवार को अंदर से खाने लगता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इस शक का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक शिकार निर्मला नहीं बनती। तो कौन बनता है? तोताराम का अपना सबसे बड़ा बेटा मनसाराम। बाप रे, अपने ही बेटे पर? हाँ, मनसाराम तोताराम की पहली पत्नी का बेटा है और उसकी उम्र निर्मला के लगभग बराबर है। मतलब घर में एक ही उम्र के दो लोग हैं जो रिश्ते में माँ बेटे हैं। बिल्कुल। और यहाँ प्रेमचंद ने मानवीय मनोविज्ञान का जो चित्र खींचा है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कैसे? तोताराम के दिमाग में क्या चलता है? तोताराम देखता है कि निर्मला और मनसाराम के बीच उम्र का फासला नहीं है, वे एक ही पीढ़ी के हैं, उनकी सोच मिलती है और वे एक दूसरे से सहजता से बात कर सकते हैं। हाँ, वो सहजता जो तोताराम निर्मला के साथ कभी महसूस नहीं कर पाता। और यहीं से वो धीमा जहर फैलना शुरू होता है। बिल्कुल। एक पिता अपने खून पर अपने ही बेटे पर शक करने लगता है, ये सोचकर ही अजीब सी सिरन होती है। ये बहुत ही विचलित करने वाला हिस्सा है किताब का। कैसे तोताराम अपनी खुद की उम्र की हीन भावना को निर्मला और मनसाराम के उस मासूम रिश्ते पर थोप देता है। हाँ, वो हर हंसी, हर बातचीत, हर नजर को एक गंदे चश्मे से देखने लगता है। ये बहुत ही दमघोटू माहौल होगा। बिल्कुल। और ये शक कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब वो सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाता? नहीं, तोताराम सीधे तौर पर निर्मला या मनसाराम पर आरोप नहीं लगाता, वो अप्रत्यक्ष रूप से माहौल को जहरीला बनाता है। जैसे ताने मारना या अजीब तरह से व्यवहार करना। हाँ, अगर निर्मला मनसाराम के लिए खाना परोस रही है या उसके बीमार होने पर उसकी चिंता कर रही है, जो कि एक माँ या परिवार के सदस्य के नाते बहुत स्वाभाविक है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन तोताराम उसे धोखे के रूप में देखता है। उसका ये अविश्वास घर के संवाद को पूरी तरह से खत्म कर देता है। कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन की जगह एक भयानक दमघोटू खामोशी ले लेती है। ये खामोशी ही शायद इस उपन्यास का सबसे बड़ा हथियार है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए, जब कोई चीखता है या लड़ता है तो कम से कम बात बाहर तो आती है। हाँ, भड़ास तो निकल जाती है। लेकिन जब घर में एक अनकहा तनाव हो तो इंसान हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगता है। बिल्कुल, एक अदृश्य दबाव हमेशा बना रहता है। निर्मला की स्थिति की कल्पना करने पर एहसास होता है कि वो किस कदर फंस गई है। वो पूरी तरह से एक चक्रव्यूह में है। अगर वो घर के बड़े बेटे के साथ एक माँ या दोस्त की तरह व्यवहार करती है तो पति शक करता है, और अगर वो डर के मारे मनसाराम से दूरी बना लेती है तो मनसाराम सोचता है कि नई माँ उसे नफरत करती है। मतलब वो बेचारी करे तो क्या करे। यही तो। और इसी दोधारी तलवार के बीच मनसाराम की जो दुर्गति होती है, वो इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। मनसाराम का क्या रिएक्शन होता है सब पर? मनसाराम कोई विद्रोही बेटा नहीं है, वो अपने पिता का बहुत सम्मान करता है। तो जब उसे पिता के शक का एहसास होता है तो उसे गहरा सदमा लगता होगा। बहुत गहरा। जब उसे महसूस होता है कि उसके पिता उस पर संदेह कर रहे हैं तो वो इस अपमान को सह नहीं पाता। फिर वो क्या कदम उठाता है? वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए घर छोड़कर हॉस्टल चला जाता है। बाप रे, घर ही छोड़ देता है? हाँ, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक चोट इतनी गहरी होती है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। और इसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ता है। बिल्कुल, वो बीमार पड़ जाता है और अंततः उस झूठे कलंक और पिता के तिरस्कार के बोझ तले मर जाता है। उफ, ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये उस खोखली परंपरा की हत्या है। बिल्कुल, एक बहुत ही निर्मम हत्या। एक पिता की असुरक्षा ने उसके ही बेटे की जान ले ली। और सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में
असली कारण, जो कि वो बेमेल विवाह था। हाँ, वो बेमेल विवाह और थोपा गया रिश्ता, वो कभी समाज की नजर में कटघरे में नहीं आता। ये बिंदु पूरी चर्चा को एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर ले आता है। समाज की इस पूरी त्रासदी में आखिर क्या भूमिका है? समाज तो मूक दर्शक बना रहता है। हाँ, जब तोताराम एक छोटी बच्ची को ब्याह कर लाता है तो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, इस समाज का कोई भी ठेकेदार उसे नहीं रोकता। सब इसे एक सामान्य घटना मानते हैं ना। बिल्कुल, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक युवा लड़की के सपने क्या हैं। बस उन्हें समाज में एक झूठा सम्मान बनाए रखना है। हाँ, जब तक परिवार बाहर से सम्मानजनक दिखता है, तब तक बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा है जैसे अन्याय को तब तक सामान्य माना जाता है जब तक वो अदृश्य रहे। बहुत सही बात कही, अदृश्य अन्याय। जब तक निर्मला चुप है तब तक सब ठीक है। ये अक्सर देखा गया है कि समाज अपनी इन सड़ी गली परंपराओं का सारा भार उन्हीं कंधों पर क्यों डालता है जो सबसे कमजोर होते हैं। क्योंकि कमजोरों को दबाना सबसे आसान होता है। जब भी परिवार की इज्जत का सवाल आता है तो समझौते की सारी उम्मीद सिर्फ एक स्त्री से ही क्यों की जाती है। यही तो पितृसत्ता का असली चेहरा है। निर्मला को एक वस्तु की तरह घर में लाया गया और फिर उसी से ये उम्मीद की गई कि वो उस घर के निर्जीव माहौल में जान फूंक दे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो सारा दोष उसी के सिर मढ़ दिया जाता है। ये बहुत ही नाइंसाफी है। समीक्षकों ने और साहित्य के जानकारों ने इस किताब को पढ़ते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया है कि निर्मला में जो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद है वो बहुत गहरा है। हाँ, वो आज भी बहुत डराता है। एक समीक्षक का बड़ा दिलचस्प अवलोकन है। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि प्रेमचंद ने पितृसत्ता की परतों को बहुत ही निर्ममता से उधेड़ा है। तोताराम का ये मानना कि वो अपनी पत्नी का मालिक है और उसे पत्नी के हर विचार पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल, ये पितृसत्ता का चरम रूप है। जब निर्मला उस सांची में फिट नहीं बैठती तो वो सहजता ही पति को एक खतरे की तरह लगने लगती है। ये सच में एक गहरी बात है। ऐसा लगता है कि ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। जब इस किताब को पढ़ा जाता है तो उस अविश्वास की चुभन को साफ महसूस किया जा सकता है। पाठक उस घुटन को महसूस कर सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी जिस पर बात करके सुलझाया जा सकता था, वो एक राई का पहाड़ बन जाती है। हाँ, और पूरे परिवार को लील जाती है। मनसाराम की मौत के बाद तोताराम के घर का जो पतन होता है, जैसे उसके दूसरे बेटों का बिगड़ना और खुद तोताराम का पछतावा की आग में जलना, ये सब उसी बेमेल शुरुआत का नतीजा है। इस पूरी बर्बादी में जो बात सबसे ज्यादा सालती है वो है निर्मला की नियति। उसकी नियति सच में बहुत दर्दनाक है। वो ना तो खुलकर रो सकती है और ना ही अपनी सफाई दे सकती है। वो सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह उस परिवार को टूटते हुए देखती है, जिसके टूटने का झूठा इल्जाम उसी के सिर पर है। बिल्कुल, उसका मौन संघर्ष उन अनगिनत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी पसंद से नहीं बल्कि इन थोपी गई सामाजिक प्रणालियों के कारण तबाह हो गए। ये बहुत ही दुखद है। सच्ची नैतिकता अंधी परंपराओं को ढोने में नहीं है। सच्ची नैतिकता तो ये समझने में है कि आपके फैसले किसी दूसरे इंसान की जिंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं। और यही बात इस किताब को आज भी प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल, समय बदल गया है, शायद बेमेल विवाह के रूप भी बदल गए हैं। लेकिन क्या रिश्तों में असुरक्षा और संवाद की कमी के कारण घर टूटने बंद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, आज भी ये उतना ही सच है। क्या आज भी लोग समाज को दिखाने के लिए परफेक्ट परिवार होने का नाटक नहीं कर रहे हैं? हाँ, जबकि अंदर ही अंदर उनके रिश्ते उस ऑटो इम्यून डिजीज की तरह खुद को ही खत्म कर रहे हैं। ये उपन्यास उसी ढोंग को बेनकाब करता है। साहित्य का असल उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता। तो और क्या होता है? इसका काम है समाज के उन अंधेरे कोनों पर रोशनी डालना जहां जाने से हम कतराते हैं। सही कहा। और मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला के जरिए ठीक यही किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कभी-कभी सबसे बड़े खलनायक वो लोग नहीं होते जो तलवार या बंदूक लेकर आते हैं। तो कौन होते हैं? बल्कि वो मानसिकताएं होती हैं जो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से किसी की जिंदगी छीन लेती हैं। एक बहुत ही विचारणीय बिंदु के साथ इस गहरी चर्चा का समापन किया जा सकता है। हाँ, श्रोताओं के लिए ये सोचना जरूरी है। क्या हमारे समाज में कोई वास्तविक बदलाव तब तक आ सकता है जब तक बंद दरवाजों के पीछे छिपी हुई उस मूक पीड़ा को, उस खामोश चीख को सुनना शुरू नहीं किया जाता? जब तक उन नियमों और परंपराओं पर सवाल उठाना शुरू नहीं किया जाता जो एक इंसान को केवल एक वस्तु बना देते हैं। निर्मला की ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की नींव
केवल दिखावे और खोखले सम्मान पर नहीं। बल्कि आपसी समझ, संवाद और मानवीय संवेदनाओं पर रखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform, where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. उम्मीद इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने की इस महत्वपूर्ण पहल को अपना पूरा सपोर्ट देकर इस यात्रा का हिस्सा जरूर बने। और जिन भी पाठकों को मानवीय मनोविज्ञान और समाज की इन जटिल परतों को और भी गहराई से समझना है, उनसे ये विशेष आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर निर्मला जरूर खरीदें और पढ़ें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ये जरूर साझा करें कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई वो कौन सी किताब है जो सबसे पसंदीदा है और जिसने सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।